सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधि तत्व। तो जिस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को कवर अप किया है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो इसी क्लास की एंड स्क्रीन में वो वीडियो लगी हुई है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी अवेलेबल है, आप डायरेक्टली जाके गो थ्रू हो सकते हैं और अपनी क्लास को कंप्लीट कर सकते हैं। सो आज की क्लास को फटाफट से शुरू करते हैं और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के जरिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच में आखिर अंतर क्या होता है, ये हमें बता दीजिए। तो इसका बहुत सीधा सा आंसर है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है, जिसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को शासक के रूप में मानता है और जबकि अप्रत्यक्ष रूप में जनता के द्वारा प्रतिनिधि स्वयं को शासक के रूप में मानता है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं दोबारा से, जब हमने चैप्टर समझा था तब मैंने समझाया था आपको। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि किसी भी फैसले को लेने के लिए, किसी भी निर्णय को जानने के लिए हम पूरे देश की जनता को एक साथ इकट्ठा करते हैं और सामने ही उनसे उनका मत मांगते हैं कि आप हमारे साथ हैं या नहीं। तो इसमें क्या होता है, जनता का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है। बट यहीं पर अगर मैं बात करूं भारत जैसे देश की, तो भारत किसी महादेश से कम नहीं है। भारत पूरे दुनिया के अंदर ज़मीनी तौर पर 7वें नंबर पर आता है और जनसंख्या तौर पर बहुत ऊंचे नंबर पर आता है। तो इसी वजह से हम अपने पूरे भारत के लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते, और अगर एक साथ इकट्ठा कर भी लिया तो हम उनके मतों को नहीं जान सकते कि कौन से निर्णय में वह हमारे साथ हैं और कौन से निर्णय में हमारे साथ नहीं है। तो इसीलिए भारत जैसे बड़े बड़े देशों के अंदर जहां लोकतंत्र कायम है, वहां पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणाली को अपनाया जाता है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणाली के अंदर जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि उनकी तरफ से कार्य करता है, उनकी तरफ से उनके विचारों को रखता है संसद के अंदर और न्यायपालिका के अंदर। तो ये हमारा अंतर है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर जनता का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर जनता का इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का मतलब क्या होता है। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का मतलब जान लेते हैं। इस व्यवस्था में किसी दल को उतने ही अनुपात में सीटें मिलती हैं जितने अनुपात में उसका मत एक तरह से प्रतिशत मिलता है। अब ये दो प्रकार की होती हैं, जैसे कहीं पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है, तो कहीं पर किसी देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इसका मतलब जानो कि किसी भी दल को उतने ही अनुपात में सीटें मिलेंगी जितने अनुपात में उसका मत का प्रतिशत होगा। अब कहीं कहीं पर क्या होता है, जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन होने के बाद पूरे देश को एक ही माना जाता है, जहाँ पे अध्यात्मक प्रणाली चालू रहेगी। तो वहाँ राष्ट्रपति प्रमुख है, तो पूरे देश को एक ही माना जाता है और एक मानकर ही चुनाव किए जाते हैं। और जैसे बड़े बड़े देश होते हैं जहाँ पर लोकतंत्र कायम है, तो वहाँ पर पूरे देश को अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर देते हैं, तो वो निर्वाचन क्षेत्र हो जाते हैं। उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही उसको सीटें मिलती हैं कि भाई आखिर वो कितने सीटों में एक तरह से विजय हासिल हुआ है। इस तरीके से चीज़ें। तो अनुपातिक प्रतिनिधि होपफुली आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारे पास, यानी कि इस क्लिप का गुप्त मतदान प्रणाली क्या है। यानी गुप्त मतदान प्रणाली का मतलब आखिर होता क्या है। देखिए ये चीज़ आपको आती पहले से है, मगर नाम बदल दिया। हम नाम बदल देते हैं तो बच्चा यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है। गुप्त मतदान प्रणाली का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली। यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली के अंदर आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि कार्य करेगा। तो आप जो वोट डालने जाते हैं, तो उस वोट को, मतलब वोट कैंप जो होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ पर जो वोट बूथ लगते हैं, वहाँ पर जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके सिवा किसी और को पता नहीं होता कि आपने किसको वोट डाला है। सही बात है, आपके सिवा कोई और नहीं जानता कि किसको आपने अपना वोट दिया है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गुप्त मतदान प्रणाली। यानी कि आपके सिवा कोई और नहीं जानता कि आपने किसको वोट दिया है। जबकि मैं बात करूं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और साफ तौर पर दिखाई दे जाता है कौन इस निर्णय के साथ
साथ है और कौन इस निर्णय के साथ नहीं है, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, गुप्त चीजें नहीं रहती। यहाँ पर गुप्त मतदान प्रणाली हमारी रहती है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने कवर करे और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिनिश करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो ये स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, यानी कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का मतलब हमें बता देना है कि भाई आखिर होता क्या है। तो संविधान में प्रावधान है कि अल्पसंख्यकों या निम्न वर्ग के जनप्रतिनिधियों की भी संसद में उपस्थिति को बनाए रखने के लिए परिसीमन विभाग समय समय पर सीटें आरक्षित करता है। इसे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस क्षेत्र में रहने वाले सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को ही ये अधिकार है कि वो वोट डाल सकती है, नहीं, वोट डालने का अधिकार सभी को दिया जाएगा, मगर किसी अनुसूचित जनजाति या जनजातियों को, अल्पसंख्यकों के लोगों की बातों को सुनने के लिए, बहस करने के लिए और अलग अलग कानून निर्माण में अपनी बातों को रखने के लिए संसद के अंदर उनके नेताओं की उपस्थिति होना भी बहुत जरूरी है। तो संविधान के अंदर एक बहुत बड़ा काम दिया गया है चुनाव प्रणाली को, और चुनाव प्रणाली ने दिया है परिसीमन को। इसका काम ये होता है कि समय समय पर देखना अनुसूचित जनजाति व जनजातियों के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में जो प्रतिनिधि हैं उनका एक आरक्षण करना कि इस जगह से ये प्रतिनिधि लड़ेगा, इस अल्पसंख्यक धर्म का लड़ेगा, इस जाति का लड़ेगा, हालांकि उसको वोट कोई भी दे सकता है। तो ये आता है मतलब आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का, जो कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है। अब एक छोटा सा वर्ड है यहाँ पे परिसीमन, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। क्या परिसीमन आयोग से आप क्या समझते हैं? तो भारत में चुनाव आयोग के साथ साथ काम करने वाला एक संगठन जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करता है, और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सिंपल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए संविधान में क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 3 यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ, और वो 3 ऐसी योग्यताएं हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसके बाद आप कुछ भी बना भी सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग में ये लिखकर आ जाना। पहला क्या है भाई, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और उसके ऊपर किसी भी तरीके से कोई सजा या अपराध का मामला नहीं होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट तो होने ही होने चाहिए उसके अंदर एक लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। तो ये 3 और हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कवर किए। बढ़ते हैं और चैप्टर में आगे की तरफ और समझते हैं और भी कई क्वेश्चंस को। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं भारतीय चुनाव प्रणाली की। तो भारतीय चुनाव प्रणाली की हमें कुछ सफलताएं बतानी है, तो कुछ दोष बताने हैं। तो सफलताओं के ऊपर पहले हम बात कर लेते हैं, फिर हम दोषों के ऊपर बात कर लेंगे। तो सफलता हमारे पास क्या है कि भारत की चुनाव प्रणाली एक ऐसी चुनाव प्रणाली है जो कि पारदर्शी चुनाव करवाती है, यानी कि किसी भी तरीके से कोई झोल झाल इसमें नहीं होता। स्वतंत्र चुनाव है और जनता के पास ये विकल्प है कि अगर चुनाव में जिताया गया प्रतिनिधि कोई अच्छा काम ना करे, तो वो अच्छा काम नहीं करेगा तो अगले चुनावों में जनता उसको हटा भी देगी। तो ये उनके पास एक विकल्प है। चौथा ये कि निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किया गया है। संविधान में ये भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर कुछ धर्म, कुछ जाति बहुसंख्यक है तो कुछ अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यकों के लोगों की बातों को सुनने के लिए, कानून निर्माणों में उनके मत को जानने के लिए हमें कुछ निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण करना पड़ेगा ताकि हम उनकी बातों को समझ सकें। ये हमारी सफलताएं हैं। बात करें कुछ दोषों की, तो दोषों में क्या है, भले हम बोलते हैं स्वतंत्र चुनाव है, निष्पक्ष चुनाव है, पारदर्शी चुनाव है, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आ जाती है, और जब फ्लक्चुएशन आ जाती है तो वही हमारे दोष बन जाते हैं। तो वो हमें लिखने भी हैं। तो पहला क्या, अपराधियों का मतदाताओं को डराना, यानी कि उसको डराना, भाई तुझे ये उसे वोट डालना है, इसे नहीं तो मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरीके से। वोटों को खरीदना कि भाई तुम्हें मैं 100 रुपये दूंगा दिन के, या फिर 500 रुपये दूंगा, 1000 रुपये दूंगा, मुझे वोट देना, इस तरीके से। हिंसा, जाति व धर्म के नाम पर वोट देना, यानी कि हिंसा हो गई, या फिर किसी धर्म को किसी भी धर्म को कि दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काना, या फिर अपने धर्म को बताकर वोट लेना, तो ये सब चीज़ें हैं। चौथा ये कि महिलाओं की सीटें जो है वो बहुत कम आरक्षित होती हैं, तो ये भी हमारे लिए एक दोष ही है। तो बेसिकली ये हमारा 7th क्वेश्चन था। बात करते हैं 8th, 9th एंड 10th क्वेश्चन की और फिनिश करते हैं अपने इस चैप्टर को। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि पृथक निर्वाचक मंडल और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कर दीजिए। यानी कि पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है।
अब ये आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में आपको बता चुका हूँ कि छोटी कम्युनिटी अल्पसंख्यक के लोगों की बातों को सुनने के लिए उनकी कम्युनिटी का एक प्रतिनिधि को आरक्षित कर देना। मगर यहाँ क्या होता है कि उस कम्युनिटी के लोग वोट नहीं डाल सकते, वोट जो डाल सकते हैं वो सभी कम्युनिटीज़ के डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी का विपरीत कर दो आप, जो आपके पास आएगा वही आपका क्या है, पृथक निर्वाचक मंडल है। यानी कि यहाँ पर प्रतिनिधि को आरक्षित तो किया जाता है मगर उस प्रतिनिधि के धर्म को, उसकी जाति को भी आरक्षित किया जाता है कि उस धर्म उस जाति के लोग ही उसको वोट दे सकते हैं। तो ये पृथक निर्वाचक मंडल कहलाता है। कभी कभार आ जाता है अंतर बताने के लिए, इवन एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी इससे आ सकता है। तो पृथक निर्वाचक मंडल में एक समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में, एक समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोगों को मतदान कर सकते हैं। यानी कि वो प्रतिनिधि भी लगाया जा रहा है और साथ ही साथ उस प्रतिनिधि की जो जाति है उन लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है। नेक्स्ट, आरक्षित निर्वाचक क्षेत्र की मैं जब बात करूंगा तो उसमें मतदाता मतदान कर सकते हैं लेकिन उम्मीदवार के केवल उसी समुदाय का होगा जिसके लिए वे सीट आरक्षित है। प्रतिनिधि उसी समुदाय का होगा, बाकी वोट जो है वो हर कोई दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए कुछ सुझावों को बताएं, यानी कि सुझावों का वर्णन कर दें। तो पहला हमारे पास सुझाव आ रहा है भैया, संसदीय और विधानसभा की 1/3 सीटों पर महिलाओं का चुनाव होना चाहिए। यानी कि महिलाओं की सीटें कम से कम 1/3 आरक्षित होनी चाहिए, संसदीय तौर पर भी और विधानसभा तौर पर भी। चुनाव में पैसों के प्रभाव को नियंत्रित करना, यानी चुनाव के अंदर जो नेता होते हैं वो बहुत ही बड़ा अमाउंट क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं, अपने प्रचार पे खर्च करते हैं। तो हमारे पास ये कमांड आती है कि भाई चुनाव आयोग को ये करना चाहिए कि पैसों पर नियंत्रण लगाना चाहिए कि भाई इतने पैसों से ज़्यादा अगर खर्च किया जा रहा है तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, उम्मीदवार के आपराधिक मामलों को उजागर करना। अगर कोई प्रतिनिधि, कोई उसके ऊपर जुर्म है, यानी कि कोई केस चल रहा है और तब भी वो चुनाव लड़ रहा है, तो चुनाव आयोग का एक काम बनता है कि उसके ऊपर लगे केसों के, उसके ऊपर लगे आपराधिक मामलों को उजागर करना, पब्लिक को बताना कि उसके ऊपर क्या आपराधिक मामले हैं। अगर वो जेल से चुनाव लड़ रहा है तब भी बताना कि वो किस केस के अंदर जेल में गया हुआ है। तो ये सारे आपराधिक मामलों को उजागर करने का काम चुनाव आयोग का होना चाहिए। नेक्स्ट, चुनाव प्रचार में जाति धर्म के मामलों पर रोक लगाना, यानी कि चुनाव के अंदर वोटों को एक धर्म के इस्तेमाल से ना लिया जाना। आप अपनी रैलियों के अंदर, अपने मंच के अंदर किसी एक धर्म को मान्यता देकर किसी दूसरे धर्म की बुराई कर जो वोट हासिल कर रहे हो वो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। ये हमारा सुझाव है भारतीय चुनाव प्रणाली को, क्योंकि हमारे देश के अंदर सभी को एक समान माना गया है। आप कोई भी पार्टी ले लीजिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एक आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कोई और भी पार्टी हो, उन सभी पार्टीज के अंदर ये नहीं कि एक ही धर्म के लोग मिलेंगे, नहीं, सभी पार्टी में सभी धर्म के लोग मिलेंगे। भाई जिसकी थिंकिंग पावर एक दूसरे मैच हो जाए, जिससे आपस में सेटिस्फेक्शन ड्राइव हो रही हो, हम उसी में तो जाएंगे। तो इसीलिए दूसरे धर्म का इस्तेमाल करना काफी गलत बताया गया है। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों में पारदर्शिता और लोकतंत्र होना चाहिए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं मैं आपको, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। पहला क्या, फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली जो हमारे चुनाव आयोग के अंदर अपनाई गई है ना, कि सबसे ज्यादा जिसके वोट होंगे वो जीत जाएगा, तो हमें वही अपनानी है। मगर यहाँ पर इसका मतलब क्या है, पढ़ लेते हैं पहले उसको। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली के स्थान पर अनुपातिक प्रणाली को अपनाना। अब ये अनुपातिक प्रणाली हम पढ़कर आए हैं, जिसके अंदर देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और उस क्षेत्र की सीटों के अकॉर्डिंग उसको बहुमत मिलता है और प्रतिशत के हिसाब से बहुमत मिलता है, सीटें मिलती हैं। इस तरीके से हमने जाना था। अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर यह है कि अगर आप पूरे देश को एक समान मानकर चल रहे हो तो उसके अंदर ये फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली गलत है। और यदि आप अपने पूरे देश को छोटे छोटे क्षेत्रों में डिवाइड कर रहे हो, राज्यों में डिवाइड कर रहे हो, तो उस केस में आप अनुपातिक प्रणाली को भी अपना रहे हो और फर्स्ट पास द पोस्ट को भी अपनाओगे। सीधी बात है। जैसे मान लो दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर जितने भी मुख्यमंत्री बनने के लिए खड़े होंगे तो हो सकता है कि उन सब में से सबको अच्छे खासे वोट पड़े हो, मगर जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वही तो जीताएगा। तो इसीलिए बता रखा है कि सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को अपनाया जाए, मगर जब हम अनुपातिक तौर पर चुनाव कर रहे हो तो। और यदि हम अनुपातिक तौर पे कर ही नहीं रहे, हम पूरे देश को एक ही मान रहे हैं, तो उस केस में हमें सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को नहीं अपनाना चाहिए।
तो ये हमारे पास कुछ चुनाव प्रणाली में सुधार थे। और ये लास्ट वाला पॉइंट अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, ये सिर्फ पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए लिखा जाता है ऐसी चीज़ों को। तो ये हमारे पास एक 9th क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं अपनी इस क्लास के सबसे लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं अपने सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका क्वेश्चन है कि भारत की चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो हमारी चुनाव प्रक्रिया चलती है उन सभी प्रक्रियाओं को हमें बताना है। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, कम से कम 6 नंबर में आ सकता है। तो चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करना, यानी मतदाता प्रणाली को लागू कर देना, आवेदन वापस लेने की तिथि व चुनाव तिथि घोषित करना कि भाई इस तारीख तक जो है वो आप प्रचार कर सकते हैं या टिकट खरीद सकते हैं और इस दिन चुनाव होंगे, ये करना। चुनाव अभियान व चुनाव अभियान की निगरानी, यानी चुनाव अभियान चलाना और उसकी निगरानी भी करना, कहीं वो ही ना मिल जाए पार्टियों के साथ। चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष कराना, एक आप ये भी लिख सकते हो कि इसके अंदर पैसों की देखरेख रखना कि कोई पार्टी अपने प्रचार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च ना करे। आपने बहुत सारा चैप्टर पढ़ लिया, हमने एक्सप्लेनेशन भी देख ली, कई सारे क्वेश्चंस भी देख लिए, तो आप इसको और भी बड़ा कर सकते हो। ये तो मैंने ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो बिल्कुल इस क्वेश्चन की जान है। आप इसके अलावा और भी अपने आप से बना सकते हो, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष कराना, मतों की गणना करना, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना कि भाई आखिर चुनाव कर्मी किस तरीके से कार्य करेंगे, मतदान केंद्रों की स्थापना करना और चुनाव परिणामों को घोषित करना। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन था। तो होपफुली आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने मेरे साथ साथ लिखे भी होंगे। आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन या आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो होपफुली आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। कहीं कोई डाउट भी रह गया हो तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और सबसे आखिरी बात कि आपका होमवर्क का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपको ये बनाना है कि लोकतंत्र के बिना चुनाव और चुनाव लोकतंत्र के बिना कैसे अधूरा है, इस कथन की पुष्टि करनी है आपको। सिंपल है, ठीक है। चुनाव के बिना लोकतंत्र और लोकतंत्र के बिना चुनाव, आखिर इन दोनों का क्या मेल है आपस में कि ये एक दूसरे को स्वतंत्र व निष्पक्ष बनाते हैं, इस कथन की आपको पुष्टि करनी है। सो होपफुली आप कर भी पाएंगे। अगर ना हो पाए और अगर आपको ये क्वेश्चन जो मैंने बताया है ये मुश्किल लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से वो क्वेश्चन आपको बता दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपनी क्लास 8 मतलब 8 बजे आपको नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। अभी 5 बजे वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो आपको 8 बजे नेक्स्ट क्वेश्चन के यानी चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ताकि आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी तैयार होकर कर सको। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।